बाद में देखो। तेहरान, which is the capital of Iran, has a research center, Arak. यहाँ पर हैवी वाटर प्रोडक्शन होती है और रिसर्च सेंटर है। उसके बाद हमारे पास फोर्डो है, FORDO, फोर्डो। यहाँ पर ईरान के पास यूरेनियम की इनरिचमेंट और रिसर्च सेंटर है। ये तेहरान के बिल्कुल नीचे साउथ में है। तेहरान के साउथ में, अगर आपका मैप भी मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा बना सकूं, ईरान का मैप बनाना बहुत आसान है। इट्स लाइक अ कैट, ठीक है। और नीचे आपका कैस्पियन आता है, सॉरी, यहाँ पर भी आपका सी है, यहाँ पर सी है। देयर इज तेहरान, यहाँ फर्दो है, यहाँ एरक है, ठीक है। तेहरान में रिसर्च सेंटर है, एरक के अंदर आपके पास हैवी वाटर की प्रोडक्शन है, और फर्दो के अंदर आपके पास इनरिचमेंट का रिसर्च है। हाँ जी सर। फिर इसके फर्दर साउथ में एक और रिसर्च फैसिलिटी है जिसका नाम है नैनातास। पता रसिया डिस्कस कीता सी ਆਪਾਂ यहां NATANZ, सॉरी NATANZ। यहां पर भी ईरान के सेंट्रीफ्यूज, यूरेनियम इनरिचमेंट एंड रिसर्च फैसिलिटी मौजूद है। और लास्ट साउथ वेस्ट के अंदर इस्फहान, पांचवी जगह जहां ईरान जो है यूरेनियम कन्वर्जन और मैन्युफैक्चरिंग करता है, यूरेनियम कन्वर्जन एंड मैन्युफैक्चरिंग करता है, इस्फहान, ISFAHAN। यूरेनियम की मैन्युफैक्चरिंग और कन्वर्जन, ये दोनों फैसिलिटी ईरान के पास अवेलेबल है। और बिल्कुल साउथ में लास्ट जो है वो बुशहर एक ऐसी जगह है, बुशहर, जहां पर वो एनर्जी प्रोडक्शन, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन की फैसिलिटी लेके चल रहा, BOSHER, बुशहर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन की फैसिलिटी मौजूद है ईरान के पास। दिस इज द करंट स्टेटस ऑफ न्यूक्लियर, जो कि 1953 से सफर शुरू है। 1953 में ईरान के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। रजा शाह पहलवी, ये वो टाइम था जब आयतुल्लाह खुमैनी को एग्जाइल में भेज दिया गया ईरान के अंदर, और ईरान में बड़ी रेडिकल चेंजेस आई थी। रजा शाह पहलवी के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे। फिर 1963 में सफर शुरू होता है करंट जो आज का ईरान है उसका, व्हाइट रेवोल्यूशन के साथ। व्हाइट रेवोल्यूशन के साथ ये कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स थे जो ईरान के अंदर ईरान की मॉडर्नाइजेशन एजेंडा के बारे में थे, ठीक है। उसमें 1963 में इस रेवोल्यूशन के साथ आयतुल्लाह खुमैनी को अरेस्ट किया गया था और एग्जाइल में भेज दिया गया था। 1979 में ईरान के अंदर रेवोल्यूशन आती है, हिस्ट्री का कॉइन दोबारा टर्न होता है और रजा शाह पहलवी की बजाय आयतुल्लाह खुमैनी की गवर्नमेंट आ जाती है। दैट वाज अ टाइम जो ऑल टुगेदर ना तो सिर्फ ईरान की हिस्ट्री चेंज करती है, रीजन की हिस्ट्री चेंज करती है, बल्कि ये वो साल है जिसके बाद हिस्टोरिकल चेंजेस आई। 1979 से लेकर 2015 तक पहली सक्सेस कंसीडर की जाती है JCPOA कि 34 साल बाद की फॉर्मल नेगोशिएशन या डायलॉग शुरू हुए। बोथ ईरान एंड US के अभी तक भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो डायरेक्ट नहीं है। 1979 से 2015 तक JCPOA को फर्स्ट सक्सेसफुल रिफॉर्म एजेंडा कहा गया, जो कि 34 साल बाद देखने को मिला था। क्लियर हो गया जी? अब 1979 वो प्लान न्यूक्लियर प्रोग्राम जो 1953 में शुरू हुआ था,
ये बात बड़ी क्लियर है कि इस प्लान को वेस्ट की सपोर्ट हासिल थी, न्यूक्लियर प्रोग्राम को वेस्ट की सपोर्ट हासिल थी। मोनोक्रोमैटिक ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिबरल एजेंडा पे वर्क कर रहे थे। मोनोक्रोमैटिक ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंक्लूडिंग वेस्ट काम कर रहे थे। इसलिए अपने ये वो टाइम था कोल्ड वार का जिसमें हम कह सकते हैं कि अलाइंड स्टेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने की। लेकिन 1979 के बाद तो रिलेशन चेंज हो गए, तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हुआ नहीं। ईरान ने क्लैंडस्टाइन लेवल पे सीक्रेटली अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंटिन्यू किया। कुछ मैसेज है? ईरान ने 2001 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है जो कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए है। फर्स्ट एवर रिपोर्ट आई इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की। जस्ट एक सेकंड दीजिएगा, मेरा नजला कल से जो है। So let's talk about the decade 2001, जब सबसे पहले इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी पहली रिपोर्ट देती है, ठीक है, अबाउट द क्लैंडस्टाइन न्यूक्लियर एक्टिविटीज ऑफ ईरान। - 2003 इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। 2003 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है फॉर द न्यूक्लियर एक्टिविटीज जो कि नॉन पीसफुल होंगी, नॉन पीसफुल एक्टिविटीज। ठीक हो गया जी? 2006 यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, टाइमलाइन लिखते जाएं इसी तरीके से। 2006 यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल डिमांड करती है सैंक्शंस एंड इन्वेस्टिगेशंस। पहली दफा 2006 में ये इन्वेस्टिगेशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से हमें नजर आई। उस पे यूएनएससी 4 टाइम वोट करती है सस्पेंशन ऑफ द नॉन न्यूक्लियर एक्टिविटीज इन ईरान की फेवर में। सस्पेंशन ऑफ द नॉन न्यूक्लियर एक्टिविटीज ऑफ ईरान 4 दफा ये वोट होता है। 2007 ईरान एनपीटी को नॉन कंप्लायंस देता है। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को ईरान जो है वो कंप्लायंस देना छोड़ता है। 2007-6 के इस यूएनएससी के वोट के बाद ईरान की एनपीटी के साथ जो कंप्लायंस है वो एंड हो जाती है। ईरान उसकी कंप्लायंस को फॉलो नहीं करता। ईरान इज अ नॉन न्यूक्लियर स्टेट इन एनपीटी, ठीक है? एनपीटी के अंदर ईरान एक नॉन न्यूक्लियर स्टेट है। 2007 से 2011 तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने डिफरेंट तरीकों से ओबामा की प्रेसिडेंसी में सैंक्शंस को डिमांड किया। जो कि इवेंचुअली चैप्टर 7 ऑफ यूएन चार्टर की मौजूदगी में लगती है। चैप्टर 7 ऑफ यूएन चार्टर, चैप्टर 7 क्या कहता है? यूनाइटेड नेशन के चार्टर का बाइंडिंग डिसीजंस होते हैं। चैप्टर 7 के अंदर जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे
वो बाइंडिंग डिसीजंस होते हैं ऑन द मेंबर्स ऑफ स्टेट, ऑन द मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल कमिटी, यानी कि जो रियासतें होती हैं उस पे उसके लिए जो डिसीजन लिए जाएंगे वो बाइंडिंग डिसीजन होंगे, और चैप्टर 6 के अंदर जो डिसीजन लिए जाते हैं वो नॉन बाइंडिंग होते हैं। यहां तक बात क्लियर? सैंक्शंस का सफर 2006 से शुरू होने की बात होती है और 2011 तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी डिफरेंट टाइम्स में ओबामा टेन्योर के अंदर इन सैंक्शंस को डिमांड करता है, जो कि इवेंचुअली हो गई। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भी एडिशनल सैंक्शंस लगाता है, ईयू एंड यूएस भी एडिशनल सैंक्शंस लगाता है। इन सैंक्शंस की वजह से ईरान की इकोनॉमी को अच्छा खासा नुकसान हुआ, करेंसी डेप्रिसिएशन हो गई, ईरान के पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी एक्सपोर्ट्स जैसे ऑयल और गैस हो गई, उनकी एक्सपोर्ट्स ही हैं। तो इन सैंक्शंस की वजह से यहाँ करेंसी डेप्रिसिएशन हुई, वहाँ इकोनॉमिक लॉसेस हुए, एक्सपोर्ट्स पे पाबंदियां लगी, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ ईरान की अब वो ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती थी, ये भी लगी। 2013 इस सफर में फिर एक तब्दीली आई जब ईरान के एटीट्यूड में थोड़ी सी चेंज हमें देखने को मिला। 2013 के इलेक्शन में हसन रूहानी प्रेसिडेंट मुंतखब होते हैं, वो मॉडरेशन की रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने का एजेंडा एज अ फॉरेन पॉलिसी लेके आते हैं कि ईरान अब मॉडरेशन की रिफॉर्म्स लेके आएगा और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर और इंटरनेशनल ट्रीटीज के साथ कंप्लायंस करेगा, ठीक है, ताकि रिवर्सल ऑफ सैंक्शंस की जा सके। और इसकी वजह से फिर हमें 2013 में ही ज्वाइंट प्लान ऑफ एक्शन नजर आया, जो कि फ्रेमवर्क बॉडी है JCPOA की। 2013 में इलेक्शन होते हैं और 2013 नवंबर के अंदर ही JPA होता है, ठीक है जी। जेनीवा स्विट्जरलैंड में ये क्या करता है, ईरान एग्री करता है कि वो अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटीज को जो कि नॉन पीसफुल पर्पस के लिए होंगी उसको शॉर्ट टर्म के लिए फ्रीज करेगा। जो वो तमाम एक्टिविटीज जो नॉन पीसफुल होंगी उनको शॉर्ट टर्म के लिए फ्रीज करेगा। रिजल्टेंटली इंस्टीट्यूशंस, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सैंक्शंस को डिक्रीज करेंगे। ये वो पॉइंट था जिसपे हमने कहा कि 34 साल बाद एक ज्वाइंट प्लान ऑफ एक्शन दिया। ठीक हो गया जी? किसी का सवाल? कौन बोला? ओके। इस ज्वाइंट प्लान ऑफ एक्शन में जो सिग्नेटरीज थे उन्होंने कुछ एग्री किया था। यहां पर जो एज इट इज रिफ्लेक्ट किया गया JCPOA के अंदर, वो क्या एग्रीमेंट्स थे जो सिग्नेटरीज ने एग्री किए थे। ये बात क्लियर कर लें कि JPA फ्रेमवर्क बॉडी है JCPOA की, और ये कंटिन्यूशन है ऑफ द टॉक्स जो 2013 नवंबर से शुरू हो रही है। यहां पर जब आप JCPOA पढ़ रहे होते हैं तो फिर आप JCPOA सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली JPA वो फ्रेमवर्क बॉडी है जहां से इनिशियल डायलॉग शुरू हुआ था, ठीक है, नवंबर 2013 से, और यही फ्रेमवर्क इनकॉर्पोरेट किया गया JCPOA के अंदर, ठीक है। एंड देन ये JCPOA जाना है 2025 तक, 10 साल तक जाना था, लेकिन इससे पहले कुछ हो गया, वो अभी आगे करते हैं, पढ़ते हैं। तो प्रोविजंस लिख लें जी जो सिग्नेटरीज जो है एग्री कर रही थी। पहला, सैंक्शन रिलीफ, इसको साथ रिमूव करते जाएं। सबसे पहला सैंक्शन रिलीफ, तीनों ने EU, UN एंड US तीनों ने एग्री किया था कि वो न्यूक्लियर
रिलेटेड सैंक्शंस को लिफ्ट करेंगे, न्यूक्लियर रिलेटेड सैंक्शंस को लिफ्ट करेंगे। क्या सिर्फ न्यूक्लियर रिलेटेड सैंक्शंस है ईरान पे? 1979 होस्टेज क्राइसिस, यूएस और ईरान का। एम्बेसी, यूएस एम्बेसी इन ईरान में जो ऑफिशियल्स थे उनको हॉस्टेज बना लिया गया था। तो उसके बाद से यूएस ने कुछ सैंक्शंस एडिशनल भी लगाई हुई हैं जो कि 1979 से हैं। लेकिन यूएस ने इस डील में ये एग्री किया था कि जो न्यूक्लियर रिलेटेड सैंक्शंस होंगी इनको लिफ्ट किया जाएगा। दूसरा जो एग्रीमेंट था वेपन्स एम्बार्गो, वेपन्स एम्बार्गो, EMBARGO, ये भी एग्रीमेंट हुआ था JPA के अंदर, जो JCPO में इनकॉर्पोरेट किया गया। ईरान पे, ईरान की न्यूक्लियर एक्टिविटीज की वजह से यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ट्रांसफर ऑफ नॉन कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल वेपन्स पे भी बैन था। ईरान कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल वेपन्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता। नॉन कन्वेंशनल तो ऑलरेडी उसके प्रेशर में थे और कन्वेंशनल वेपन्स का भी ट्रांसफर नहीं कर सकता था। तो इस डील की वजह से ईरान पे वेपन्स एम्बार्गो का भी रिलीफ मिला, उसको भी एंड करने का एग्रीमेंट हुआ। कब? जब ये फौरन नहीं मिलेगा, ये उन्होंने कहा था कि हम 2018 में करेंगे, जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी 5 साल के बाद ये वेरीफाई करेगी कि ईरान कंप्लायंस दे रहा है, तो ईरान बैलिस्टिक मिसाइल को भी ट्रांसफर कर सकता है। अब यहां स्टार लगा लें, मैं आपके साथ एनालिसिस करूंगा कि ये बैलिस्टिक मिसाइल असल में ईरान के स्टेटस को के लिए रीजन में कितना जरूरी थे। जब इजराइल की बात करते हैं, ठीक है, जब ईरान के रीजनल कन्फ्लिक्ट्स देखते हैं तो बड़े इंपॉर्टेंट थे। यहां स्टार लगा लें, मैं आपके साथ आगे एनालिसिस करूंगा इसका। तो दूसरा जो पार्टीज एग्री कर रही थी, ये तीनों पार्टीज यूएस, यूएन एंड यूरोपियन यूनियन, वो बैलिस्टिक मिसाइल भी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की वेरिफिकेशन के बाद लिफ्ट कर दिया जाएगा, उसका जो बैन था। ठीक है, इसके बदले ईरान ने क्या करना है? ठीक है, पहले तो ईरान की बातें देखते हैं कि ये सब काम तब होगा जब जितनी भी यूरेनियम एनरिचमेंट ईरान ने की हुई है, अब तक जितनी भी यूरेनियम एनरिचमेंट की हुई है, ठीक है, उसका बियॉन्ड 5% ईरान डिल्यूट कर देगा। 5% जो पीसफुल पर्पस के लिए यूज होती है, दैट इज फाइन। 5% से ज्यादा वो डिल्यूट करेगा ईरान, या यूरेनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, यूरेनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। यूरेनियम ऑक्साइड से फिर आप न्यूक्लियर वेपन्स या नॉन पीसफुल की तरफ नहीं जा सकते, या डिल्यूट करेंगे या एडिशनल जो होगा वो न्यूक्लियर ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा। दूसरा, जितने भी अवेलेबल सेंट्रीफ्यूजेस जो ईरान के पास हैं 2013 तक, 1953 से सफर शुरू है, जितने भी सेंट्रीफ्यूजेस ईरान के पास हैं, ठीक है, और जितनी भी सेंट्रीफ्यूज की फैसिलिटीज ईरान के पास मौजूद हैं, आउट ऑफ दो 6 फैसिलिटीज, वो अनऑपरेबल होंगी, ऑपरेट नहीं कर सकेगा ईरान। अवेलेबल सेंट्रीफ्यूजेस का 50% और उसकी रिलेटेड फैसिलिटीज वो ईरान ऑपरेट नहीं कर सकेगा। ना कोई नया सेंट्रीफ्यूज डेवलप करेगा, ना उसकी फैसिलिटीज की रिसर्च करेगा। तीसरा एजेंडा, ना कोई
नया सेंट्रीफ्यूज डेवलप करेगा, ना ही उसकी रिसर्च करेगा। फोर्थ, न्यूक्लियर प्रोसेसिंग फैसिलिटी भी नहीं मैन्युफैक्चर करेगा। न्यूक्लियर प्रोसेसिंग फैसिलिटी भी नहीं मैन्युफैक्चर करेगा, ना डेवलप करेगा। और दो जिस पे इजराइल को सस्पेंशन थी और यूएस ने उस पे एजेंडा या पॉइंट खड़े किए हुए थे, वो इराक की फैसिलिटी थी वेस्ट ऑफ द तेहरान पे, तेहरान के वेस्ट के साइड पे। इस फैसिलिटी पे इजराइल को भी तहफुजात थे और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी, ठीक है। और यूएनएससी के 3 वोटिंग में इसको पॉइंट ऑफ एजेंडा के तौर पे प्रेजेंट किया गया था। जेसीपीओ के जो जेपीए है उसमें ये पॉइंट डिस्कस किया गया था कि ईरान इसके डिजाइन शेयर करेगा और डिजाइन की डिटेल्स भी शेयर करेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को इंस्पेक्शंस ग्रांट की जाएंगी, इंस्पेक्शंस ग्रांट की जाएंगी। आवाज नहीं आ रही क्या ऑनलाइन? अपने अपने माइक्स ऑफ रखेंगे ताकि बाकियों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अफाज, ताहिर, खोकर, प्लीज भाई। यहां बातें क्लियर हो गई कि ये मेंबर कंट्रीज जो सिग्नेटरीज थी वो किस किस बात पे एग्री कर रही थी। ईरान ने क्या एग्री किया, क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर पे ये जानना जरूरी है कि उस टाइम पे ईरान की एग्रीमेंट क्या थी। बिजनेस साइड भी ठीक हो गया? तो ईरान क्या एग्री करता है? ईरान न्यूक्लियर रिस्ट्रिक्शंस का एग्रीमेंट करता है, न्यूक्लियर रिस्ट्रिक्शंस का एग्रीमेंट करता है कि भाई ना तो वो प्लूटोनियम ना वो यूरेनियम की हाई ग्रेड एनरिचमेंट करेगा ताकि न्यूक्लियर वेपन डेवलप ना किया जा सके। प्लूटोनियम और यूरेनियम की हाई ग्रेड एनरिचमेंट नहीं करेगा। और इसने कहा कि एक एरेक, दूसरा फर्दो FORDO और तीसरा नटांस, यहां पर सिविलियन वर्क का जो है कंटिन्यू किया जाएगा, ओनली सिविलियन वर्क। सिविलियन वर्क क्या होता है? न्यूक्लियर का जब हम सिविलियन वर्क कहते हैं तो आंखें खोल के बैठ जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा। सिर्फ मेडिकल रिसर्च की जाएगी या इंडस्ट्रियल रिसर्च की जाएगी। यस, जब भी हम न्यूक्लियर से सिविलियन वर्क की बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है मेडिकल और इंडस्ट्रियल रिसर्च की जाएगी। तो ईरान ने कहा कि इन 3 फैसिलिटीज पे ये 2 काम किए जाएंगे। फर्दो एंड नतांस, इन तीनों पे। तीसरी बात, मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन, ये ईरान एग्री करता है, मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन। और इसके बाद यहां पर भी स्टैरिक लगा लें, स्टार लगा लें, क्योंकि अब क्या हुआ है इस साल, यहां आपको पता भी चल जाएगा हम क्यों पढ़ रहे हैं दोबारा। मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन, ईरान एग्रीड कि वो ऐसे प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट करेगा जो इंस्पेक्शन, मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन इंश्योर कर सके। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की इंस्पेक्टर्स ये सारा काम कर सकेंगे। इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस के वॉच डॉग्स भी अलाउ होंगे और ईरान उनको अनफेटर्ड एक्सेस देगा।
अपनी इन न्यूक्लियर फैसिलिटीज, वॉच डॉग्स को भी, इसके साथ साथ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टर्स को भी अनफेटर्ड एक्सेस देगा। इस सिलसिले में फिर एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम था ज्वाइंट कमीशन। इसी मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन को कंप्लायंस देने के लिए एक बॉडी भी वजूद में आई जिसका नाम था ज्वाइंट कमीशन। जिसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स थे जी आपकी तमाम नेगोशिएटिंग पार्टीज के, और इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करने वाले मॉनिटर्स वो भी शामिल थे। डील तो हो गई, अब ये डील इन्फोर्स कैसे होनी है, इस डील को इन्फोर्स कैसे किया जाएगा, वो भी ट्रीटी के अंदर, प्लान ऑफ एक्शन के अंदर डिफाइंड था, और वैसे डिफाइन होता है। अगर किसी भी एक मेंबर को, जो एक भी मेंबर ने सस्पेक्ट किया कि ईरान इज वायोलेटिंग, ये डील का हिस्सा है, अगर एक भी मेंबर ने, सिग्नेटरी ने सस्पेक्ट किया कि ईरान डील को वायलेट कर रहा है, फिर होगा क्या? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वोट कराएगा। इसका मतलब जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ट्रंप की प्रेसिडेंसी में एग्जिट करता है JCPOA से, वो वर्स्ट डिसीजन था, क्योंकि डील के लिए अंदर मौजूद है, किसी भी सिग्नेटरी को सस्पेक्शन होगी, सस्पेक्ट करेगा तो UNSC में वोट, क्या वोट करेगा जी, कि वेदर टू कंटिन्यू सैंक्शन रिलीफ, सैंक्शन रिलीफ को कंटिन्यू करना है या आप सैंक्शंस दोबारा इन्फोर्स करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और यूएस जो है वो यूनिलेटरल डिसीजन लेता है। वैसे ही यूनिलेटरल डिसीजन में तबाहियां फेरी हुई, आपकी जिंदगियों में भी, हमारी जिंदगियों में भी, और रियासतों की जिंदगियों में भी। समझ लग रही ना? ठीक, समझ रहे हैं ना आप? यूनिलेटरल डिसीजन कोई मर्जी लेके चला जाए तो आपकी तबाह बर्बाद, रियासतें भी ऐसी हो जाती हैं। तो ये यूनिलेटरल डिसीजन हुआ जी, यूएस का एग्जिट हुआ। खैर, आगे देखते हैं जी इस डील से ईरान को क्या फायदा होगा। दुनिया को तो हुए जो वो भी देखते हैं, ईरान को क्या फायदे हुए। तो ईरान को क्या फायदे हुए, इससे पहले ईरान के नुकसानात तो पढ़ लें। JCPOA से पहले कितना क्या हालात थे, ठीक है। सैंक्शंस तो 2006 से किसी ना किसी तरीके से शुरू हैं, और वैसे 1979 से लगी हुई हैं, और न्यूक्लियर रिलेटेड 2011 पुश हो रहा है। तो उस टाइम पे 5 साल में क्या हुआ, ईरान के पास जो मेजर एक्सपोर्ट्स थी वो नेचुरल रिसोर्सेज की थी, गैस और आपका ऑयल। जब आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं हो रही होती, ठीक है, फिर प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं जी? इकोनॉमी वाले कितनी दफा आपको पढ़ाया इस क्लास में, वो उसमें वो होती क्या है, बड़ी बड़ी चीजें क्या होती हैं? ऑयल डालना, ठीक, ओके डन करो। करेंसी डेप्रिसिएशन जी, करेंसी डेप्रिसिएशन, ईरान की करेंसी डेप्रिशिएट करती है, रिसेशंस आते हैं, और ईरान के ईयर्स ऑफ रिसेशंस, इन्फ्लेशन बढ़ती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी सेक्टर पे तो सैंक्शंस थी, उसके साथ साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे भी सैंक्शंस थी। ईरान जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ईरान पे जो सैंक्शंस 2 तरह की होती हैं जी, एक प्राइमरी सैंक्शंस, एक सेकेंडरी सैंक्शंस। आपको आइसोलेट कर दिया जाता है, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ ट्रांजैक्शंस भी नहीं कर सकते। तो ऐसा ही हुआ। ठीक है, तो फायदे क्या हुए जी ईरान को? सबसे पहले हम ये देखते हैं,
ये जो रिसेशंस थी ये खत्म होंगी, ईरान जो है वो सैंक्शन रिलीफ हुई, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर सकता था, ठीक है, उसके ट्रेडिंग रिलेशंस बेहतर हो सकते थे, हुए कुछ अरसे के लिए, और उसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन थी उस पर थोड़ा सा कंट्रोल हुआ, ठीक है, ईरान की इकोनॉमी बेहतर होना शुरू हुई और ईरान ने अपनी सबसे इंपॉर्टेंट इमेज बिल्डिंग को बेहतर किया एट इंटरनेशनल फोरम, जो कि 1979 से डिस्टर्ब। दुनिया को क्या मिला या क्या मिल सकता था या अब भी क्या मिल सकता है? देखें, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम किसके लिए मसला है? सबसे पहले रीजनल लेंस लगा, 3 लेंसेज होते हैं जी। जब हम इस तरह का सवाल करते हैं तो वी हैव टू अंडरस्टैंड 3 लेंस। पहला आपका डोमेस्टिक, दूसरा रीजनल, तीसरा सिस्टमैटिक इंटरनेशनल। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, सऊदी अरब, इजराइल, इन लोगों के लिए प्रॉब्लम था। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, बढ़ रहे थे इसकी वजह से। तो जो डील के प्रोपोनेंट्स थे वो ये बात एनालाइज कर रहे थे कि इस डील की वजह से रिवाइव जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम होगा वो रिवाइव नहीं हो सकेगा, नॉन पीसफुल एक्टिविटीज ईरान परसू नहीं कर पाएगा, रिजल्टेंटली जो रीजनल कन्फ्लिक्ट्स होंगे उनको अवॉइड किया जा सकेगा या किया जा सकता है। ठीक हो गया? ग्लोबली क्या होगा? नॉन न्यूक्लियराइजेशन, डिसआर्मामेंट के जो इंटरनेशनल एजेंडाज हैं उनको सपोर्ट मिलेगा कि एक स्टेट सक्सेसफुली बिहेवियर रेगुलेट कर सकी है, तो फिर कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम उस तक भी आ सकते थे, क्या आज जाया जा सकता है कि एक कंट्री अगर बिहेवियर रेगुलेशन कर रही है, ठीक है। देखिए, लॉ 2 काम करता है, मैं बार बार आपको ये बात बताता हूं, फिर भी बता रहा हूं, या सैंक्शंस या रेफरेंस। जब डील साइन हुई तो रेफरेंस ईरान को मिली, और जब डील से वायलेशन होगी तो फिर क्या मिल रहे थे? पहले सैंक्शंस लग रहे थे। तो लॉ ने ईरान को रेफरेंस दी जब ईरान साइन कर रहा है, ठीक है। अब फिर क्या हुआ? ये जेसीपीओए हार्ट हो गई जी जब ट्रंप साहब 2018 के अंदर विड्रू करते हैं। फॉर द टाइम बीइंग एक सेटबैक मिला जॉइंट कंप्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को, 2018 में एक सेटबैक मिलता है। लेकिन फॉर्चुनेटली एक अच्छी बात यह हुई कि जेसीपीओए के जो बाकी मेंबर्स थे, ईरान प्लस P4 एंड 1, बाकी मेंबर्स जेसीपीओ के अंदर ईरान, P5+1 प्लस यूरोपियन यूनियन, ये मौजूद हैं। P5 परमानेंट 5 कंट्रीज हैं, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट संभाले हुए हैं। बाकी कौन बच गए? ईरान, P4+1 जर्मनी प्लस यूरोपियन यूनियन। इन्होंने कहा कि ये जिस जेसीपीओए जो है अभी टर्मिनेट नहीं हुआ, इस ट्रीटी की टर्मिनेशन नहीं हुई, और स्टिल वो कंप्लायंसेस होंगी। लेकिन 2020 ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक्स होना शुरू हुए, कुछ साइबर अटैक्स हुए, ठीक है, कुछ एवर्ट एक्शन हुए ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे, और एक तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी किया। तो उस टाइम से ईरान ने अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटीज को रिज्यूम किया।
वो जो प्रोविजंस में थी कि रिज्यूम नहीं होगी, रिजम्पशन नहीं होंगे, रिवाइवल नहीं होगा, वो रिज्यूम किया। अब दो बातें समझें जी, एक है रिज्यूम करना, एक है कि आप एक स्टेट को पुश करते हैं, ठीक है। तो ये जो 2020 में हुआ वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक हुए, इंक्लूडिंग साइबर अटैक, ठीक है, वन कैरिड बाय इजराइल, और फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी एक अटैक हुआ, क्योंकि ट्रंप तो विड्रू कर चुका था। उसके बाद ईरान ने रिज्यूम किया। तो अब हम पढ़ते हैं वायोलेशंस ऑफ JCPOA टिल डेट। अब तक कितनी वायोलेशंस हुई? जा रहे हैं ना, उन वायोलेशंस पे जा रहे हैं, वो हम देखते हैं कितनी हुई है, कोई सच्चा है कौन झूठा है। तो वायोलेशंस ऑफ JCPOA टिल डेट, पहला आपका 8 मई, इस दिन को आप पैदा तो नहीं हुआ था कोई, 2018 यूएस विड्रॉ कर गया, 8 मई 2018। विड्रॉ करने का मतलब पता है कुछ? री इम्पोज ऑल सैंक्शंस। क्या किया ईरान? यूएस क्यों विड्रॉ कर गया? ट्रंप ने JCPOA के सनसेट प्रोविजंस को ब्लेम किया, सनसेट प्रोविजंस को ब्लेम किया। फिर JCPOA को ब्लेम किया कि वो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल को अकाउंट नहीं कर सकी, या ईरान की अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकी ऑन बैलिस्टिक मिसाइल्स। JCPOA पे ब्लेम लगाया। और तीसरा ब्लेम जो था वो ईरान की न्यूक्लियर एक्टिविटीज पे था कि ईरान ने 5% की बियॉन्ड न्यूक्लियर जो प्रोविजन है उसको डिल्यूट नहीं किया, सर ना हेलो उसको यूरेनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट किया। सर जी 5% बियॉन्ड में था कि डिल्यूट करेगा या यूरेनियम ऑक्साइड बनाएगा। यूएस ने कहा कि ईरान अब उसको ना डिल्यूट कर रहा है ना यूरेनियम ऑक्साइड बना रहा है। बट पॉइंट नोट कर लें, यूएस ने इन तीनों बातों की कोई एविडेंसेस प्रोवाइड नहीं की टिल डेट। तो यही तो हम बात कर रहे हैं कि ट्रीटी के अंदर मौजूद है कि अगर किसी को भी कोई सस्पेक्ट होगा तो वो वोट वहां यूएनएससी में लिया जाएगा कि सैंक्शंस लगानी है या सैंक्शन रिलीफ का क्या करना है। हम तो ये बात कर चुके हैं कि यूनिलेटरल डिसीजन वाज द वर्स्ट एक्ट एटलीस्ट फॉर JCPOA। वो तो वैसे ही इलीगल हो गया ना। तो पहला, इसलिए तो हमने इसको वायलेशन कहा है भाई, हेडिंग वायलेशन की बना रहे हैं। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन भी इसको वायलेशन कहता है, आर्म्स कंट्रोल की ऑर्गेनाइजेशन इसको वायलेशन कहती है, हम नहीं कह रहे। आर्म्स कंट्रोल, ठीक है, एज वेल एज काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन, ये दोनों इसको वायलेशन कहते हैं कि ये पहली वायलेशन है। दूसरी वायलेशन जो यूएस ने की वो 2019 मई में, एक साल के बाद, कि JCPOA के अंदर मई 2019 JCPOA के अंदर जो न्यूक्लियर रिलेटेड सैंक्शन रिलीफ हैं यूएस वो भी टर्मिनेट कर रहा है। JCPOA के अंदर न्यूक्लियर रिलेटेड सैंक्शन रिलीफ को भी टर्मिनेट कर दिया यूएस ने मई 2019 में। Nuclear related sanction relief provided in JCPOA उनको भी टर्मिनेट कर दिया। तो क्या हो गया, क्या सूरत हाल पेश हो गई जी? अब जो सैंक्शन रिलीफ मिलनी थी वो तो नहीं मिल रही, या मिल रही है?
जो सैंक्शन रिलीफ तीनों सिग्नेटरीज ने देनी थी उसमें से एक तो टर्मिनेट कर रहा है और एक ने री इम्पोज कर दिया, तो सैंक्शन रिलीफ तो नहीं मिली। तो ये सफर शुरू हुआ 2019 से कि ईरान भी अब ब्रीच पे आया और ईरान ने अपना पहला ब्रीच मई 8, 2019 को ही किया। उसी साल दूसरा जब मई 2019 में टर्मिनेट कर दिया था JCPOA रिलेटेड सैंक्शन रिलीफ को, उसी दिन ईरान ने वायलेशन, ईरान अनाउंस्ड कि वो अब हैवी वाटर प्रोडक्शन को लिमिट नहीं करेगा और यूरेनियम स्टॉक पाइल की इनरिचमेंट को भी लिमिट नहीं करेगा। लिमिटेशन खत्म, किस पे? हैवी वाटर पे और यूरेनियम एनरिचमेंट। कौन से दो फैक्ट्स यूज कर लेंगे? कितना लिमिट किया हुआ था? 130 मैट्रिक टन हैवी वाटर अलाउ था, इससे बियॉन्ड नहीं जाएगा ईरान। 130 मैट्रिक टन हैवी वाटर अलाउ था JCPO के अंदर, और फिर 300 किलोग्राम यूरेनियम, इसका एक फार्मूला होता है UF6, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस। यूरेनियम, इतना भी हम वो रिसर्च वाले नहीं बैठे करंट अफेयर का सवाल करना है तो UF6 लिखें, बात याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके। UF6 300 किलोग्राम ये अलाउ है, इससे इसकी लास्ट लिमिटेशन है। तो ईरान ने अनाउंस किया कि भी हम इससे अब बियॉन्ड जाएंगे। दूसरा ब्रीच जुलाई 7, जिस दिन मैं पैदा हुआ, नहीं जिस दिन मैं तो 4 जुलाई पैदा हुआ, सॉरी, जुलाई 7, 2019। वो किसी और की थी, मैंने नहीं लगाया, मैं अपने आप को हैप्पी बर्थडे कह रहूंगा, एडम में रहना नहीं। जुलाई 7, 2019 सेकंड ब्रीच ईरान अनाउंस करता है जी, जो इनरिचमेंट की डिजाइन पे लिमिटेशन है वो भी एंड करेंगे हम। कितनी लिमिटेशन थी? JCPOA ने 3.67% की हुई थी, ईरान ने कहा जी हम इसको एक्सीड करेंगे। यस, यूरेनियम इनरिचमेंट, यूरेनियम 235 की इनरिचमेंट 3.67% अलाउ थी, ईरान ने कहा जी हम इसको एक्सीड करेंगे। और जुलाई 8 को अगले दिन ही ईरान ने रिपोर्ट किया कि हम 4.5% इनरिचमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब ईरान 4.5% की इनरिचमेंट कर रहा है और इसको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वेरीफाई भी कर चुकी है। अच्छा, ये बात बाकी नहीं ना, वो उसके एविडेंसेस ही नहीं दिए गए ना। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी तब तक वेरीफाई कर रहा था ईरान की कंप्लायंसेस को। वो कुछ और पॉइंट था कि यूएस चाहता था कि भाई ये मिसाइल प्रोग्राम भी ऐड किया जाए। तो अब हम जा रहे हैं ना, जो आज का सवाल आप प्रेजेंट समझ रहे हैं, अब फ्यूचर करने जा रहे हैं। हाँ, तो पास में ऐसी कोई बात नहीं थी, जो डील के अंदर प्रोविजंस थी उसमें ऐसा कुछ नहीं था। किसने किया था ना, वो कंप्लायंस हो रही थी, उसमें तो कोई वायलेशन ईरान की तरफ से नहीं हुई, ईरान की तरफ से कोई वायलेशन नहीं हुई।
तो यूएस 2016 से 2020 तक नाफ्ता नहीं छोड़ा उसने, ठीक है, टीटीपी ट्रांस पैसिफिक नहीं छोड़ा, टीपीपी नहीं छोड़ा, तो ठीक है अब ट्रम्प से पूछते हैं, वो चलेंगे उधर, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड वायलेशन सितंबर 2019, उसने कहा जी कि अब हम एडवांस सेंट्रीफ्यूज की रिसर्च और डेवलपमेंट को भी ऑनर नहीं करेंगे। एक प्रोविजन हमने देखी थी, उस प्रोविजन में क्या शामिल था कि क्या किया जाएगा, सेंट्रीफ्यूज डेवलप नहीं किए जाएंगे और रिसर्च नहीं की जाएगी, जो जितने हैं वहीं तक ब्रेक लगाओ। यस, फिफ्थ में लास्ट जो ब्रीच करता है, ईरान कहता है कि अब हम JCPOA के किसी प्लान ऑफ एक्शन को नहीं मानेंगे। यानी कि कोई भी ऑपरेशनल लिमिट नहीं लगेगी हम पे, और ये करता है ईरान जनवरी 5, 2020 को। अब हमने आखिरी ये देख ला कि भाई ईरान की तरफ से फाइनली इन एन इंक्रीमेंटल वे में ब्रीच किया गया डिफरेंट पॉइंट्स या डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ JCPOA के, और आखिरी में उसने कहा कि जी कोई भी ऑपरेशनल जो लिमिटेशन होगी वो हम नहीं मानेंगे। फिर नया ईरान प्रोग्राम आता है, तो इससे भी आपको जस्ट एक क्वेश्चन आ सकता है, सिर्फ इस एक सवाल से जो अभी हम करने जा रहे हैं, ईरान न्यू न्यूक्लियर लॉ। ईरान न्यू न्यूक्लियर लॉ दिसंबर 2, 2020 को ईरान अनाउंस करता है, 2 दिसंबर 2020, ठीक है जी, क्लियर यहां तक? दिसंबर 2, 2020 ईरान की एक काउंसिल है जिसका नाम है गार्डियन काउंसिल, वो एक लेजिस्लेशन पास करती है, न्यू लेजिस्लेशन। गार्डियन काउंसिल ने लेजिस्लेशन पास की जो ईरान को मैंडेट देती है कि वो रैकेट अप करे अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को। क्या जी, इमीडिएटली ईरान यूरेनियम 235 की इनरिचमेंट को 20% बूस्ट करेगा। हाँ, यस, 4.5 तो करंट है ना, वो 3.67 लिमिटेशन थी, 4.5 करंट जा रहा था। दिसंबर 2020 को उसको अलाउ कर दिया गया कि वो ईरान के न्यूक्लियर जो है, जो न्यू न्यूक्लियर लॉ है उसमें ईरान की गार्डियन काउंसिल ने मैंडेट दी ईरान को कि वो करंट स्टेटस के 20% को फौरन करेगा। और उस 20% का जो 120 किलोग्राम बनता है, उसको, उस फ्यूल को एनुअली स्टोर करेगा। पहले उसने अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की बात की, यूरेनियम 235 के इनरिचमेंट की, उसका जो 20% होगा वो एटलीस्ट 120 kg बनेगा, इसको स्टोर करेगा एनुअली ईरान। और जनवरी 2021, ठीक ऑलमोस्ट 1 साल 2 महीने बाद, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये वेरीफाई करता है कि ईरान एडिशनल 20% पे चला गया। 20% चला गया JCPOA की प्रोविजन से। दूसरा, ये न्यूक्लियर लॉ क्या करता है,
इमीडिएटली 500 किलोग्राम की जो यूरेनियम आउटपुट होगी उसको इंक्रीज करेगा, 500 किलोग्राम तक लेके जाएगा, ठीक है, यूरेनियम की मंथली आउटपुट को। ईरान ने उस टाइम इस डील में कहा कि अगर सैंक्शंस को रिलीव ना किया गया, अगर सैंक्शंस को 2 महीने तक रिलीव ना किया गया, क्योंकि सैंक्शन रिलीव खत्म हो रही थी ना, ईरान ने तो यही कंसीडर किया कि यूएस ने रीइंपोज कर दी है सैंक्शंस को, सेकेंडरी सैंक्शंस की तरफ चला गया, ठीक है। तो इस डील के अंदर पॉइंट प्रोविजन आई कि अगर 2 महीनों में सैंक्शंस को रिलीव ना किया गया तो जो भी एडिशनल प्रोटोकॉल ईरान ने कंप्लायंस किए हुए हैं वो भी सस्पेंड करेगा 2 मंथ्स बाद, 2 महीने बाद। अब ईरान क्या कहता है, ये न्यूक्लियर लॉ था जी, ठीक है। अब ये क्यों किया जी, हमारा एनालिसिस देखिए। जब आप कंप्लायंस दे रहे हो और उस कंप्लायंस को मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और वॉचडॉग रिपोर्ट कर रहे हो, तब यूनिलेटरल एक्शन वायलेशन हुआ। और फिर उन यूनिलेटरल वायलेशंस पे जब फोर्स भी ना किया जा सके उस एक्टर को कि वो वापस आए या अपने यूनिलेटरल डिसीजन से को कुछ करे, तो फिर स्टेट्स रिएक्ट करती। एंड इसके साथ ईरान पे जो सैंक्शन इंपोज हो रही थी उसकी वजह से ईरान की इकोनॉमी, ठीक है, ईरान की ट्रांजैक्शंस, ईरान के अंदर जो सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो वर्स्ट परफॉर्म कर रहे थे। तो फिर ईरान को रिटेलिएट करना पड़ा, उस रिटेलिएशन में उसने न्यू लॉ दिया। क्लियर हो गया। आज क्या कहता है ईरान, करंट स्टांस ऑफ ईरान, ये लिखे लिए। ईरान ये कहता है कि मैं इन सारी न्यूक्लियर लॉ की एक्टिविटीज को और फिर जेसीपीओ की प्रोविजंस के बाद जो एडिशनल एक्शन हमने किए मई 2019, 8 मई 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक, वो प्लस ये एडिशनल, ये रिवर्सिबल है। सैंक्शन लिफ्ट कर, सैंक्शन लिफ्ट करते हैं। और ईरान ने इसके लिए इंपॉर्टेंट स्टांस दिया, इसको यूरोपियन यूनियन ने रिपोर्ट किया कि मेथडोलॉजी अडॉप्टेड इन दी प्लान ऑफ एक्शन उसको क्यों नहीं ऑपरेट किया जा रहा, यानी कि यूएनएससी में वोट क्यों नहीं हो रहा। अगर सैंक्शन लगाने के लिए 4 टाइम वोट हो सकता है तो सैंक्शन रिलीफ करने के लिए या करंट स्टेटस के लिए क्यों नहीं वोट हो रहा। लेकिन ईरान ये कहता है कि ये चीजें रिवर्सिबल, जब तक आप सैंक्शन रिलीफ नहीं करोगे तब तक ये होगा, सैंक्शन रिलीफ कर दोगे रिवर्सिबल है, हम रिवर्स कर देंगे, वी विल एडहेयर टू। लेकिन ये बात कब तक, जब तक सैंक्शंस रीइंपोज नहीं की, सॉरी, सैंक्शन रिलीफ रीइंपोज नहीं किया जाएगा। ना जी, आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, तो दूसरी हेडिंग बनाए यूएस और ईरान की करंट पोजीशंस। यूएस और ईरान की करंट पोजीशंस क्या है। दोनों में इलेक्शन हो चुके हैं जी, प्रीमियरशिप चेंज हो चुकी है। पहली बात, उधर से ट्रंप खत्म हो गए, जो बाइडेन आ गया, ठीक है, इधर भी खत्म हो गया, इब्राहिम रईसी साहब आ गया। तो यूएस अब जो बाइडेन का स्टांस क्या है, दो बातें करता है जी, कि यूएस कहता है हम कंप्लायंस देंगे, हम बैक में आ जाते हैं, जो बाइडेन ने कहा जी हम ट्रीटी के अंदर वापस आ जाते हैं। ईरान कंप्लायंस दे, ईरान भी तो यही कह रहा है
कि भाई यूएस वापस आने का मकसद ये है कि मिलिट्री सैंक्शन रिलीफ किए जाएं। जो सिग्नेटरीज ने किए थे यूएस, ईयू प्लस यूएन, आप लोगों ने जो सैंक्शन रिलीफ की थी वो रिलीफ कर दें दोबारा। इसने तो रीइंपोज किसने किया है? इसने। लेकिन मसला क्या है? यूएस का दूसरा व्यू। यूएस कहता है कि अब जेसीपीओए को भी रीइनवाइग्रेट किया जाए। वो जो 2015 की प्रोविजंस थी ना, जुलाई 2015 की जो प्रोविजंस थी, उनको रीइनवाइग्रेट किया जाए और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिस्टम भी इसमें ऐड किया जाए, सॉरी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम प्रोग्राम भी उसमें ऐड किया जाए। तो दूसरा पॉइंट लिख लें जी, यूएस कहता है कि हम ब्रॉडर एग्रीमेंट नेगोशिएट करना चाहते हैं, ब्रॉडर एग्रीमेंट नेगोशिएट करना चाहते हैं जिसमें ईरान की अदर्स एक्टिविटीज भी शामिल होंगी, सच एज बैलिस्टिक मिसाइल। अब पॉइंट समझ लेते हैं, अगर आप लोगों को थोड़ी सी लेक्चर थोड़ा सा भी समझ आया 10%। हाँ जी जी जी, आंसर नहीं आएगा, हम परेशान रहेंगे आप। तो आपने लास्ट के सेंशन रिपोर्ट बाकी जो मेंबर स्टेट्स हैं ऑलरेडी टेक स्टार्ट जब उसके सेंसर ले रहे हैं यूएस सेंसिंग ऑटोमेटिकली ये तो खत्म कर देगा। किसके पास फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के वीटोज हैं? कौन है? यूएस। इसलिए मैंने कहा कि सॉरी, ईरान पे जो सैंक्शन लगी है ना, सैंक्शंस की दो नेचर होती हैं, प्राइमरी सैंक्शन, सेकेंडरी सैंक्शन। ठीक है, ईरान पे जिस तरह की सैंक्शन लगाई गई, उन सैंक्शन में क्या था, वो ट्रांजैक्शन किसी सूरत भी नहीं हो सकती थी। वो करना भी चाहे, वो कंटिन्यू करना भी चाहे, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो हो ही नहीं रही, उस पे तो बैन था। ठीक हो गया? रीड प्राइमरी एंड सेकेंडरी सैंक्शंस। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सैंक्शन। इन पे जो सैंक्शंस लगाई गई थी उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही थी, तो वो कंटिन्यू भी कर रहे थे, तो उसमें कोई फायदा नहीं हो रहा, प्रेशर वहीं कमी था। ठीक हो गया? कल किसने कहा मोटरसाइकिलों पे आ रही थी आपको? किसने कहा पाकिस्तान कंटिन्यू कर रहा था? हु सेड दिस? पाकिस्तान की कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। जो आपके बायलैटरल एग्रीमेंट्स थे, ठीक है, जो आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दोनों खुद मैनेज कर रही थी, वो तो थी, लेकिन ऐसी कोई ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही। इसी वजह से तो हमारा जो ट्रेड वॉल्यूम है ईरान से कम रहा है 2011 से अब तक, क्योंकि हम ईरान उस सैंक्शंस में है और उन सैंक्शंस की वजह से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही। हमारा ईरान के साथ ट्रेड वॉल्यूम 2011 से डिक्रीज कर रहा है, सैंक्शंस। रीजन के भाई हमारी, आप देखो, सिर्फ खाली ईरान के नेचुरल रिसोर्सेज देख लें, ईरान की टेक्नोलॉजी को एक्सप्लॉइट करने का पोटेंशियल देख लें, दे डू हैव द टेक्नोलॉजी टू एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्सेज। सिर्फ फाइनेंशियल पोटेंशियल को ना देखें, टेक्नोलॉजिकल पोटेंशियल देखें, ईरान डू हैव। कौन सी रिपोर्ट? तो वहीं तो मैं बता रहा हूं ना कि रीजनल और बायलैटरल इंस्टीट्यूशंस के अंदर कोई अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड है तो वो एक अलग है। वो तमाम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिसमें यूएस एक पोटेंशियल वीटो रखता है, उसमें पाबंदियां थी। ठीक है, अच्छा जी, हम देख रहे थे यूएस का करंट स्टांस। अब जो बाइडेन साहब कहते हैं हम वापस आते हैं, लेकिन साहब ये कहते हैं कि इस एग्रीमेंट को ब्रॉडर किया जाए। ईरान अब जिद्दी हो गया दोबारा। ठीक है, ईरान तो जिद्दी बचा रीजन का। दूसरी ईरान का व्यू देखते हैं जी। इब्राहिम रैसी जून के अंदर आते हैं जी इलेक्शन के बाद। EBRAHIM, इब्राहिम RAISI, इब्राहिम रैसी साहब। He is conservative. He is not like हसन रूहानी साहब जो मॉडरेशन की बात करना चाहते हैं। He is same like रूहानी साहब।
इब्राहिम रईसी जो हैं वो सॉरी सेम लाइक आयतुल्लाह खुमैनी साहब, अगर मैं कहूँ रेप्लिकेट करना तो इट्स सेम है, ठीक है। खैर मैं आई एम नॉट पर्सनैलिटी जज करने वाली बात नहीं कर रहे। तो हसन रूहानी साहब के बिल्कुल अपोजिट हैं, वो मॉडरेशन की बात करते थे, ये रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है, ये हार्ड सांस लेते हुए नजर आए। वो कंप्लायंस की बात करते थे, सैंक्शंस को रिलीफ करने की बात करते थे, ये थोड़ा सा रिजिड सांस लेते हुए नजर आया। और ईरान जून 2021 में कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा हार्ड सांस लेता है जी। उसने कहा जी कि मेरे आने वाले, मेरे से पीछे जितने भी प्रेसिडेंट से, मैं उससे ज्यादा हार्ड सांस लूंगा। उसकी स्पीच चाहिए इब्राहिम रईसी साहब। दूसरा उसने कहा यूएस को ओरिजिनल डील पे वापस आना होगा, मेंबर स्टेट्स और सिग्नेटरीज को यूएस को पुश करना है टू कम बैक इन दी ओरिजिनल डील, कि यूएस ओरिजिनल डील में वापस आए। रीजनल एंड मिसाइल इश्यूज आर नॉन नेगोशिएबल। इब्राहिम रईसी साहब ने कहा कि रीजनल इश्यूज जो है ना, और ये जो मिसाइल इश्यूज हैं, ये नॉन नेगोशिएबल हैं, ये उस डील में नेगोशिएट नहीं हुए थे। वो तो एडिशनली हमने कहा था कि हम कन्वेंशनल वेपन्स को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। आपने तो हमारी बैन, ईरान ने देखें, जो आर्म्स एम्बार्गो है ना, वो कौन लगाता है? वो लगाया हुआ इस पे यूएन ने, वो रिलीज किया था, रिलीफ दिया था यूएन ने। कन्वेंशनल वेपन्स का भी जेसीपीओ के अंदर, हम अभी पढ़ गए हैं ये बात थोड़ी देर पहले, वो रिलीफ दे दिया था, ठीक है। यूएस उसके साथ, ईरान कहता है कि जो रीजनल इश्यूज हैं वो जेपीए का भी हिस्सा नहीं है। ईरान कहता है कि यूएस की क्या एस्पिरेशन है, इजराइल की क्या एस्पिरेशन है, यूएस की क्या एस्पिरेशंस हैं, टू रिस्ट्रिक्ट मी इट्स नॉट माय कंसर्न। जेसीपीओ की जब बात होगी उसमें रीजनल लेंसेज नहीं आएंगे। अब वो कहते हैं मेरा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, वो भी इस सिनेरियो में नॉन नेगोशिएबल है। ये ईरान का स्टांस। आप उस क्लास में ग्रेट पावर कंपटीशन में थे, या यूएनएससी की वर्किंग और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पढ़ी हुई है थोड़ी सी? तो उसमें सवाल का जवाब वैसे तो है, बड़ा आसान सा जवाब है। बाकी को भी प्रॉब्लम्स होती हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रेलिवेंट हो जाता है। कौन कहते हैं? हाँ तो यूएस, यही तो कह रहा हूँ, यूएस की फॉरेन पॉलिसी आउटलुक ही यही है ना। यूएस की फॉरेन पॉलिसी सिंस द स्टार्ट ऑफ 1800, 1812 के बाद से अगर अब तक ले चलें, और मोस्ट प्रोबेबली इन वर्ल्ड वार्स एंड कोल्ड वार, ठीक है, वो अलायंसेस की सिक्योरिटी पे चलता है। जोसेफ नाई को देख लें, जॉन मैर्चिमियर पढ़ लें, क्योंकि इसकी फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस देखें यूएस की, तो यूएस तो है ना अलायंस की सिक्योरिटी की बात करता है, और चेंज भी कर लेता है बाद में, कोई अलग बात है। तो आपको किसने कहा आप उसके लाई थे? अब आप उसके इंटरेस्ट थे, ठीक है, लाइज नहीं थे। अच्छा खैर आगे चल रहे हैं जी। ये हालात पता लग गए, अब कौन रोल प्ले कर सकता है सो दैट फ्यूचर को बेहतर किया जा सके? हु कैन प्ले द रोल? रोल किस लिए प्ले करना है जी? दो बातों के लिए आपने प्ले करवाना है। एक तो टू अचीव न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एम्स, पहला हमने सबसे पहले करना है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एम को अचीव करना है। दूसरा बिहेवियर रेगुलेशन करनी है। यार चलो हम भी कह रहे हैं बिहेवियर रेगुलेशन कराओ, ताकि स्पिल ओवर प्रोड्यूस हो और उधर से कोरिया की भी रेगुलेशन हो, ताकि फिर ये जो वार हाकिश और मोंगर्स हैं बिहेवियर रेगुलेट हो सके। तो कौन रोल प्ले करेगा? तो जी कुछ सजेशंस लिख लेते हैं। सबसे पहले आप मेडिएशन इंश्योर कराएं और रिजम्पशंस को फेवर करें। कौन है वो आप?
वो है यूरोपियन यूनियन वाले भाई। यूरोपियन यूनियन रिजम्पशंस को फेवर करे और न्यूक्लियर टॉक्स इस टाइम पे करंटली वी हैव अदर देन यूएस 7 members in JCPOA currently। JCPOA के 7 members हैं, तो वो सारे रिजम्पशंस की टॉक्स को फेवर करें, डील को रिवाइव किया जाए, रिवाइवल ऑफ द डील एज इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल सिक्योरिटी इशू। न्यूक्लियर सिक्योरिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस डील को रिवाइव किया जाए। हेडिंग है जी रिवाइवल ऑफ द डील एज एन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल सिक्योरिटी डील। जेसीपीओ जो था ना 34 साल के बाद भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी एक सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक सक्सेस थी। JCPOA was a huge diplomatic success, ठीक है, at international level और between US and Iran through mutual compromise ही ये पॉसिबल हो सकी थी। पॉसिबिलिटी जो म्यूचुअल कंप्रोमाइज की वजह से हुई थी, जो ईरान और यूएस 34 सालों में नहीं कर पा रहे थे, वो क्या था? म्यूचुअल कंप्रोमाइज। तो क्या करना है जी? पहले तो ईरान और यूएस को हॉस्टाइल एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा। और ये मिटिगेशन डिप्लोमेटिक लेंस से करनी है यार, सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल लेंस से नहीं करनी। दूसरी सजेशन जो है, जो मिटिगेशन स्ट्रेटेजी लगानी है वो डिप्लोमेटिक लेंस से लगानी है कि JCPOA डिप्लोमेटिक सक्सेस था, आप इसको पॉलिटिकल सिक्योरिटी सक्सेस ना कंसीडर करें, तो इसको अब भी डिप्लोमेटिक लेंस के थ्रू ही करें। तीसरा इंपॉर्टेंट है कंसर्न्स ईरान के रीजनल एक्टिविटीज, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, लेकिन ये सेकेंडरी इंपॉर्टेंस के हैं। क्लियर हो गया? ईरान का रीजनल एक्टिविटीज, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेकेंडरी इंपॉर्टेंस के हैं। आप रीजनल इश्यूज को और बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंक्लूड कर जाएं प्राइमरी इश्यूज के अंदर, ये नहीं, ये गलत है। तो यहां ईरान का कंसर्न ठीक है। हेडिंग बना लें जी, करंट अफेयर की गेम इन पे होती है। हेडिंग इस जो आपने बात लिखी है ना, जो हमने पढ़ी है, इसको लिख लें, रीजनल इश्यूज एंड डिसआर्मामेंट आर टू डिफरेंट थिंग्स। रीजनल इश्यूज एंड डिसआर्मामेंट आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये दो अलग चीजें हैं, इनको एक ना कंसीडर करें आप। हम नहीं कह रहे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो एक अलग चीज है। इंटरनेशनल रीजनल इश्यूज एंड रीजनल इश्यूज एंड डिसआर्मामेंट आर टू डिफरेंट थिंग्स। नेक्स्ट सजेशन जी, वेस्टर्न वर्ल्ड क्लेम कर रहा है कि जब आपने सैंक्शन रिलीफ किया तो ईरान ने उन सैंक्शंस को असल में न्यूक्लियर प्रोग्राम, उन रिलीफ को न्यूक्लियर प्रोग्राम पे लगाया। अब ये वेस्ट करता रहता है। वेस्ट ने हमें भी यही कहा था कि आपने को जो हमने जो एड दी है वो सारी आपने अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम पे लगाई है, लगाई होगी शायद, ठीक है। अब वेस्ट ईरान को भी यही कह रहा है, ब्लेम करता है कि भाई जो सैंक्शंस रिलीफ हुई हैं वो ईरान ने कहां यूज की? अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम पे। यार इतनी सोशियो इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन हुई है, इतनी डिप्रेशन हुई है, ईयर्स ऑफ रिसेशन ईरान फेस कर रहा है और कोई एड नहीं मिल रही, कोई डेवलपमेंट प्लान्स नहीं मिल रहे। सैंक्शंस का मतलब है कि कोई डेवलपमेंट प्लान नहीं है। तो ईरान ने उसको कहां लगाना है? न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे लगाना है या डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट पे लगाना है?
तो भाई इंटरनेशनल कम्युनिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी while talking about a civilized member state। इधर ईरान को सिविलाइज्ड मेंबर स्टेट कह दें, ठीक है कि भाई जब आप इंटरनेशनल सिविलाइज्ड मेंबर स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर आप देखेंगे कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हेडिंग बनाएं जी इसकी, इजराइल को तो लताड़ना है ना। One's regional status quo agenda cannot be the variable to check. One's regional status quo agenda, इजराइल का ये स्टेटस quo का एजेंडा वेरिएबल नहीं हो सकता ईरान के, या इजराइल इज नॉट पार्ट ऑफ JCPOA। तो हम तो यही कह रहे हैं ना, हमने भी यही कहना है भाई ये वो वेरिएबल नहीं है। One's regional status quo agenda cannot be the check, yeah, are not variables to check to nuclear negotiations। जब आप बस दो रहेगी न्यूक्लियर नेगोशिएशंस को जब आप कर रहे होते हैं ना, तो किसी एक का स्टेटस को का एजेंडा वेरिएबल नहीं होता। यूएस को भी समझना चाहिए, यूएन को भी समझना चाहिए और यूरोपियन यूनियन को भी समझना चाहिए। अब ईरान को भी थोड़ा समझा देते हैं, इतनी तारीफें कर ली हैं ईरान की, थोड़ा ईरान को समझा देते हैं। ईरान को अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा टुवर्ड्स एक्सेप्टेंस ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म्स। ईरान अगर ये चाह रहा है कि वो JCPOA में वापस आना चाहता है और उसके एम्स को अचीव कर रहा है, तो सबसे बड़ी चीज उसके एटीट्यूड में तब्दीली लानी पड़ेगी। ईरान को ऐसा लग रहा है कि भाई ईरान, रशिया और चाइना, ईरान, टर्की, पाकिस्तान, मतलब जो भी शिफ्ट हो रही है ना, जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स, ईरान को ऐसा लग जाए जी कि रशिया मेरे साथ होगा किसी इशू पे, और चाइना के साथ मैं एक जियोपॉलिटिकल अलायंस बनाने जा रहा हूं। तो एक चीज बड़ी क्लियरली समझ लें, when we talk about international norms, international procedures, when we talk about United Nations, European Union and agenda of development or agenda of nuclear disarmament, इसमें जब हम बात करते हैं तो जियोपॉलिटिकल अलायंसेस आर नॉट द लैंडमार्क्स, ये लैंडमार्क्स नहीं होते। तो ईरान को ये बात हमें भी समझ आनी चाहिए, आपको भी समझ लें कि चाइना का जब आप ब्लॉक का हिस्सा बन जाएंगे तो ये कोई लैंडमार्क्स नहीं है when it comes to international community, ठीक है। तो ईरान को समझना है ये बात कि ये लैंडमार्क नहीं है, ये तो जियोपॉलिटिकल चेंजेस हैं, शिफ्ट हैं, ग्लोबल पावर डायनामिक्स चेंज हो रही हैं, तो उसमें आप अलायंस की गेम कर रहे हैं, बट इट डजंट मीन कि आपको JCPOA के एम्स वहां से मिलेंगे। ईरान को लगता है कि JCPOA से एग्जिट करके, अगर वो एग्जिट करेगा तो उसको जो सैंक्शन रिलीफ मिली हुई है वो रशिया और चाइना इंश्योर करा सकता है। एक वीटो की मार है 99 टाइम्स भी अगर 4 UNSC मेंबर्स वो सैंक्शन रिलीफ की एजेंडा लेके जाएंगे, 99 टाइम वीटो करेगा यूएस, ठीक है। और उसके साथ साथ कितने बायलैटरल एग्रीमेंट से वो एग्जिट कर चुके हैं। तो ये लैंडमार्क्स नहीं है, तो ईरान को इंटरनेशनल नॉर्म्स को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ये नॉर्म्स जो हैं वो डिसआर्मामेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, international civil society according to UN 2030 agenda is potential society for disarmament as well as pushing states to sit on the negotiation table। अब जो न्यूक्लियर सबमरीन की डील कर रहे हैं यूएस के, वो अलग सवालों में देखेंगे। पाकिस्तान काश मेंबर होता है UNSC का तो आपको हम बिठा देते उधर।
मतलब क्लियर जवाब दिए, मैं आपको पॉइंट नहीं उठाया, ये जवाब दिए। रिकॉर्डिंग स्टॉप करें, रिकॉर्डिंग स्टॉप करें, डिस्कस। ऑनलाइन वालों के कोई सवाल जी?